बड़ी खबर के साथ एक तरफ बजरंग दल बैन की बात हो रही है कि बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। पीएफआई पर योगी ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दूसरी तरफ बजरंग दल बनाम पीएफआई की लड़ाई शुरू हो गई है कर्नाटक में। पिछले कई दिनों से बजरंग दल बजरंग बली का नारा आप सुन रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज कर्नाटक में थे और श्रीकंठेश्वर मंदिर गए प्रधानमंत्री मोदी। आज 10 किलोमीटर का रोड शो किया पीएम ने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह पीएम मोदी का 10 किलोमीटर का रोड शो है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 26 किलोमीटर का बड़ा रोड शो किया था। 18 विधानसभा पीएम ने कवर की थी। लेकिन पीएफआई बनाम बजरंग बली की जो लड़ाई है वो बड़ी होती जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। योगी आदित्यनाथ कल कर्नाटक में थे, आज यूपी में थे। योगी आज यूपी पहुंचे और पीएफआई पर एक्शन शुरू हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं पीएफआई के सदस्य बताया जा रहा है। यह शख्स खड़ा हुआ है पीएफआई का सदस्य। इसके पास पहुंची एटीएस और एटीएस ने देखिए इसे उठा लिया। एटीएस ने लगातार छापेमारी की अलग अलग ठिकानों पर। योगी पहुंचे यानी कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात हो रही है। पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। 70 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य उठा लिए गए। ये देखिए खड़ा हुआ था शख्स और यूपी एटीएस की टीम पहुंची है और इसको अपने साथ लेकर गई है। इसी तरह की कई छापेमारी अलग अलग 20 से ज्यादा जिलों में रेड हुई है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। पीएफआई पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक में अब बजरंग बली ने मोर्चा संभाल लिया है। बजरंग दल को बैन करने पर माहौल गर्म है। तो इधर उत्तर प्रदेश में योगी ने पीएफआई पर हथौड़ा चला दिया है। बजरंग दल बनाम पीएफआई की लड़ाई बड़ी हो गई है। बीजेपी ने बजरंग दल से बजरंग बली की तरफ पूरा चुनाव मोड़ दिया। कांग्रेस की ऐसी घेराबंदी हो चुकी है कि पूरी पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस चाल को लपक लिया है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। शनिवार को योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में थे। कांग्रेस और पीएफआई पर हमले कर रहे थे। देर रात योगी यूपी लौटे और सुबह सुबह एटीएस ने पीएफआई पर एक्शन शुरू कर दिया। दरअसल ये एक्शन भले ही उत्तर प्रदेश में है लेकिन संदेश कर्नाटक के लिए, उन सब के लिए जो वोट की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। कर्नाटका के चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में बजरंग दल को और पीएफआई जैसे बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ कर एक समान रूप से देखकर इसी हिंदू टेरर चार्ज के दो दाग हिंदू समाज के ऊपर डालना एक साजिश कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसका पुनर्जीवन इस मैनिफेस्टो से हुआ है। तो कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही थी। जानते हैं क्या हुआ है? 100 करोड़ का, जी हां 100 करोड़ का नोटिस भेजा है बजरंग दल ने। ये अगली तस्वीर दिखाइए जरा। नोटिस की तस्वीर ये है। 100 करोड़ रुपए हर्जाना। बजरंग दल का अपमान करने के लिए कैसे एक्शन लेने की तैयारी में। बजरंग दल इसे हल्के में लेने वाली नहीं है। बजरंग दल ने बाकायदा कानूनी नोटिस भेजा है और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम जोड़ा है उसके बाद खुद कर्नाटक चुनाव में भी घिरी है। अब 100 करोड़ का झटका भी कांग्रेस को लग सकता है। देखिए जरा कैसे मैं कह रहा हूं। बजरंग दल ने कांग्रेस
अध्यक्ष देख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस, 100 करोड़ 10 लाख रुपए का लीगल नोटिस है और बजरंग दल को अपमानित करने का आरोप है। संगठन ने 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है कि बजरंग दल का अपमान किया है, 100 करोड़ रुपया दीजिए। कर्नाटक चुनाव में अपमानित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बजरंग दल की पीएफआई से तुलना की थी और पीएफआई भारत में प्रतिबंधित संगठन है। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। चुनावी घोषणा पत्र में कार्रवाई का वादा किया है कांग्रेस ने। कर्नाटक चुनाव में जीते तो बजरंग दल पर कार्रवाई होगी। बजरंग दल ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया है और बजरंग दल की चंडीगढ़ इकाई ने यह 100 करोड़ का नोटिस भेजा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। कांग्रेस घिर गई है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है बजरंग दल बनाम पीएफआई पर। सुनिए जरा। कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे, एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पीएफआई पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। मुझे बताओ कि कर्नाटक वालों, पीएफआई पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन कर न केवल कर्नाटक, समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आइए, तो कांग्रेस को एक तरफ बीजेपी ने घेर लिया है बजरंग बली पर, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी घेर लिया है कांग्रेस को। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस अगर बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है तो यह उसका दोहरा चेहरा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उनका कहना है कि जगदीश शेट्टार, जो कभी बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। शेट्टार साहब ने पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ओवैसी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये खुद सोनिया गांधी के साथ जगदीश शेट्टार नजर आए, मंच साझा किया, सोनिया और राहुल थी इसी पर। ओवैसी अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो बजरंग दल को बैन कर देगी, दूसरी तरफ वो बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रही है केवल चुनाव के लिए, और जो नेता आरएसएस के नजदीक रहा हो वैसा नेता। अब देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी ने सोनिया गांधी पर यह सीधा हमला किया है। सोनिया गांधी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए ओवैसी। कहा धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रही है आम आदमी पार्टी, आप यानी कांग्रेस काम कर रही है। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप आरएसएस का प्रचार करेंगे। जगदीश शेट्टार का प्रचार करना आरएसएस का प्रचार करना, क्योंकि जगदीश शेट्टार आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता रहे। ओवैसी ने पूछा, क्या इस तरह आप नरेंद्र मोदी से लड़ेंगी? पिछले दिनों सोनिया के साथ मंच पर दिखे थे शेट्टार। तब सोनिया कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गई थी और सोनिया के साथ मंच पर राहुल गांधी और खड़गे भी थे। पिछले महीने ही कांग्रेस में शामिल हुए शेट्टार और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता भी शेट्टार रह चुके हैं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी बजरंग दल वाले एजेंडे पर कांग्रेस के क्या कह रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैडम सोनिया गांधी को एक आरएसएस के आदमी के लिए आकर कैंपेन करना पड़ रहा है। जगदीश शेट्टार जरूर बीजेपी को छोड़े हैं, मगर वो बीजेपी के फाउंडर्स में है। उनकी जिंदगी, पॉलिटिकल जिंदगी बोलिए या जो भी उनकी राजनीति जिंदगी बोलिए, उनके उसका आगाज आरएसएस से आज भी जुड़े हुए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन नहीं लगेगा। अब उनके लिए सोनिया गांधी आकर कैंपेन करती है तो इससे
मालूम होता है कि कांग्रेस आइडियोलॉजी की लड़ाई बीजेपी से नहीं लड़ रही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आइडियोलॉजी कहते हैं। और अफसोस है कि वो आकर कैंपेन करती हैं ऐसे शख्स के लिए जो आज भी आरएसएस में है और कल भी रहेगा। ओवैसी को आपने सुन लिया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इसके दूसरी तरफ योगी कर्नाटक में थे, बजरंग बली पर कांग्रेस पर प्रहार कर रहे थे और कैसे यूपी पहुंचते ही पीएफआई पर योगी ने एक्शन लिया। ये देख रहे हैं पीएफआई के सदस्य जो मौजूद थे उनको एटीएस ने उठाया है। एक तस्वीर ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शख्स जो खड़ा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये जिसे ले जा रही है एटीएस की टीम, ये पीएफआई का सदस्य है। यानी यूपी में बड़ा एक्शन पीएफआई पर हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये दो लोग परवेज अहमद और रईस अहमद को भी एटीएस ने उठा लिया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता मेरठ के हैं जो पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिन्हें उठा लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जिलों, अलग अलग जिलों में 20 से ज्यादा जिलों में एटीएस ने एक्शन लिया है। पीएफआई के लोगों को डिटेन किया, हिरासत में लिया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। देखिए जरा उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में पीएफआई पर यह एक्शन हुआ, एटीएस ने किया। सबसे पहले आप देख रहे हैं लखनऊ में एक्शन हुआ, कानपुर पर एक्शन हुआ पीएफआई के सदस्य पर, कानपुर के अलावा मेरठ में, मेरठ के अलावा अगले आगे प्ले कीजिए भी, मुरादाबाद में एटीएस ने एक्शन लिया है, वाराणसी में एटीएस ने कार्रवाई की है, आजमगढ़ एटीएस ने यहां से भी हिरासत में लिया पीएफआई के सदस्य को, मेरठ अगला जिला है जहां एटीएस ने कार्रवाई की, गाजियाबाद में भी एटीएस ने पीएफआई के सदस्यों को उठाया है। गाजियाबाद के अलावा आप देखिए आजमगढ़ है, बहराइच है, देवरिया है, ये वो जिले हैं, बाराबंकी शुमार है। पूरा जो आप देख रहे हैं जाल बनाया एटीएस ने, बिजनौर शामिल है, बिजनौर के अलावा बहराइच शामिल है। इन सारे जिलों में बड़ा एक्शन लिया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ये एक्शन में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन कौन से लोग हैं। यानी मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक तरफ बजरंग दल को लेकर कर्नाटक में लड़ाई चल रही है, यहां पीएफआई पर योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। देखिए जरा एक्शन ये हुआ, एटीएस की 20 जिलों में छापेमारी हुई है, 70 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, पीएफआई से कनेक्शन के शक में उठाया गया है। शक है कि ये सभी पीएफआई के संपर्क में थे। लखनऊ से रिहाई मंच के अध्यक्ष को उठाया गया, लाटूच रोड से रिहाई मंच के मोहम्मद शुएब को उठाया, मेरठ से अब्दुल खालिक अंसारी को हिरासत में लिया गया है और मोहम्मद फरहान और जफर को भी हिरासत में लिया है। वाराणसी से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनके पास से कई संदिग्ध सामान मिले। इनके पास से संदिग्ध लैपटॉप जब्त किए गए हैं पीएफआई के सदस्य। मुरादाबाद से भी एक युवक को उठाया गया है जिस पर पीएफआई के प्रचार प्रसार का आरोप है। आजमगढ़ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मेरठ में 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। इसमें एक समाजवादी पार्टी का नेता जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब्दुल खालिक नाम बताया जा रहा है एसपी नेता का। खालिक बुलंदशहर का पूर्व सपा महानगर अध्यक्ष है। अभी कई और छापेमारी होने की खबर है और यह कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि पीएफआई पर बैन है और बैन सदस्य के साथ, बैन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस संगठन को बैन किया गया है, प्रतिबंध किया गया है, उसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी क्योंकि वो बैन है। अब जरा सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी
हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। आइए, योगी को आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसने पीएफआई पर एक्शन लिया है, वो एटीएस है क्या? दरअसल ये यूपी एटीएस, योगी की एटीएस है। ये आप देख रहे हैं, एटीएस कमांडोज। ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। अमेरिका में एक स्वाट होता है, स्वाट की तर्ज पर इस एटीएस का गठन किया गया। स्वाट मतलब स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम। आतंकी गतिविधि को काबू करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। देशद्रोही तत्वों की जानकारी जुटाना इनका काम है। आईबीएन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, इन सब के साथ मिलकर यह काम करते हैं। माफिया गैंगस्टर की गतिविधियों का पता लगाते हैं। नकली नोट, ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाना इनका काम है। एटीएस में पुलिस के ही बहुत तेज तर्रार अधिकारियों को रखा जाता है। सेना की तरह कड़ी ट्रेनिंग से इन्हें गुजरना पड़ता है। एटीएस टीम आधुनिक हथियारों से लैस होती है। इस एटीएस को योगी ने और मजबूत किया है, और इस मजबूती की वजह से आपको बताऊं, आज एटीएस ऐसा काम कर रही है। लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पीएफआई पर एक्शन ले रही है। लेकिन पीएफआई क्या है? पीएफआई बैन क्यों हुई? आज लड़ाई देश में बजरंग दल बनाम पीएफआई हो रही है। बहुत से लोग नहीं जानते कि पीएफआई क्या है, पीएफआई कैसे बनी, पीएफआई का बनाने का मकसद क्या था। दरअसल आपको बताऊं, पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। पीएफआई का गठन हुआ था 17 फरवरी 2007 को। इसे 3 कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों को मिलाकर बनाया गया था, और पीएफआई में शामिल तीनों कट्टरपंथी संगठन दक्षिण भारत से जुड़े हुए थे, जिनकी जड़ें खासतौर से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से में काफी गहरी थी। इसका जाल देश के 25 राज्यों में बताया जाता है। खासतौर से सिमी पर बैन के बाद इसका तेजी से विस्तार हुआ। सिमी, जिसे हम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, इस नाम से जानते हैं, कहा जाता है कि सिमी के कार्यकर्ता पीएफआई में शामिल हो गए और उसी के लिए काम करने लगे। सिमी पहले ही बैन किया जा चुका है। पिछले दिनों पटना में पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पता चला था कि यह संगठन हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। पुलिस को पीएफआई कार्यकर्ताओं से हथियार, बम, तलवारें, ये सारी चीजें मिली थी। पीएफआई 2010 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब केरल में इसने एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट लिया। टीजे जोसेफ पर आरोप था कि उन्होंने एक प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल के जरिए पैगंबर मोहम्मद साहब पर सवाल उठाए थे। इस संगठन को हवाला के जरिए खाड़ी के देशों से फंडिंग होती है। तो पीएफआई जो है, आपको बताऊं, न सिर्फ देश में एक्टिव था, देश में एक्टिविटी बढ़ा रहा था, बल्कि विदेशों से फंडिंग होती। कौन से दुनिया के मुल्क हैं जिसमें पीएफआई एक्टिव है, जरा वो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देश है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। यहां पीएफआई के सदस्य हैं, पीएफआई एक्टिव है। ओमान, मॉरिशस, यहां पीएफआई की सक्रियता है। तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये वो देश हैं जहां पीएफआई मौजूद है या यहां से इन्हें फंडिंग होती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर पीएफआई पर एक्शन क्यों लिया गया। पीएफआई पर जो एक्शन लिया गया उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि देश में पीएफआई पर बैन लगाया गया। मोदी सरकार ने इस पर बैन लगाया। 28 सितंबर 2022 को पीएफआई बैन कर दिया गया। सरकार ने इस पर 5 साल का बैन लगाया है और पीएफआई समेत 8 संगठनों पर यह प्रतिबंध लगाए गए थे। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी को पुख्ता सबूत मिले थे। इस पर हिंसा, दंगा, हत्या में शामिल होने के आरोप थे। केरल में 27 हत्याकांड में सीधे पीएफआई पर आरोप थे, शामिल था। केरल सरकार ने हाईकोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि पीएफआई पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के भी आरोप लगे। तालिबान और अलकायदा से भी पीएफआई के रिश्तों का पता चला। गैर कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा करने के भी पीएफआई पर आरोप लगे, जो हवाला के जरिए खाड़ी के देशों से मंगाए जाते थे। और इसी के बाद इसे बैन करने का फैसला लिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर किन परिस्थितियों में क्यों किसी संगठन को
और कैसे बैन लगाया जाता है। देखिए, बैन कैसे किया जाता है। कोई संगठन, बेशक केंद्र सरकार करती है, गृह मंत्रालय का, अमित शाह का सीधा रोल होता है। पीएफआई पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया। यूएपीए देश विरोधी काम करने वालों पर लगाया जाता है। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और गैर कानूनी संगठनों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को आतंकी संगठन घोषित किया। इसके तहत संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, संगठन और उसके सदस्यों की संपत्ति भी जब्त हो सकती है। देश में इस समय कुल 42 संगठनों पर बैन लगा हुआ है। अब मैं आपको सुनवाता हूं। एक तरफ कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर बहस चल रही है, बजरंग बली पर बहस चल रही है, दूसरी तरफ पीएफआई पर चल रही है। कर्नाटक के लोग क्या सोचते हैं? क्या बजरंग दल और पीएफआई को एक नजरिए से देखते हैं, या कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल का एक साथ नाम लिखकर खुद अपने हाथ जला लिए, खुद सबसे बड़ी गलती कर ली? कर्नाटक के लोगों को सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर एक्शन लिया है, वहां 50 लोगों को अरेस्ट किया है। ऐसा एक्शन यहां भी होना चाहिए। 100% होता, करता, वो लोग करता। इधर सरकार बीजेपी सरकार है तो इधर भी करता। जिंदगी में क्या बजरंग दल जरूर नहीं करने को, बैन करने को नहीं होता। सही नहीं। वो गुंडा, पीएफआई गुंडा ना, नक्सलेट है वो। बजरंग दल वाले सब हिंदुत्ववादी, और सब जन को एक ही करता। सर, बजरंग दल बैन करने के नहीं होता है। हम सब लोग हिंदू है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, सब लोग हिंदू है। ये हनुमान, भारत कर्नाटक हनुमान का जन्मस्थल है। क्यों करता है बजरंग दल को बैन क्यों करता है? सब लोग हम हिंदू है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। वो बजरंग दल बैन नहीं करना पड़ेगा। वो बजरंग दल बैन किया तो कांग्रेस पार्टी दीदी देश में एक स्लान भी नहीं लेना कर। बजरंग दल डिफरेंस है, पीएफआई डिफरेंट है। पीएफआई वो गलती संगठन है। वो हिंदुत्व बचाने के लिए हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा देश के लिए, हम देश को बचाना है तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिस खबर पर असर है, दंगल में अब ब्रजभूषण बनाम टिकैत हो गया। अब टिकैत की एंट्री हो गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं काफी दिन से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब ये लड़ाई जो है टिकैत वर्सेस ब्रजभूषण हो गई है, क्योंकि टिकैत भी पहुंच गए वहां। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बाकायदा ट्रक्स पहुंच गए हैं, खाप के पंचायतें पहुंची हैं, सदस्य पहुंचे हैं। जरा पहले रिपोर्ट देखिए। जांच करके गिरफ्तार कर लो। यहीं भट्ठे में जाल लग रहे कहीं। तो अभी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। टिकैत साहब जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया, ये तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। कुश्ती से शुरू हुआ दंगल भारी बवाल में बदल गया है। पहलवानों के अखाड़ों में अब किसान और किसान नेता भी उतर आए हैं। टिकैत तो किसान आंदोलन जैसे कोहराम की धमकी तक देने लगे हैं। 13 महीने का दे रखा, तो हम इतने वो हैं कि सरकार अभी सुनने की नहीं, अभी ये लंबा चलेगा। उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, ये पूरे देश में चलेगा धीरे धीरे। पहलवानों ने खाप और किसानों वाला दांव चला तो ब्रजभूषण ने चाचा ताऊ वाले मैसेज से खाप चौधरियों को भी साधा और पहलवानों पर भी पलटवार किया। जब भी जांच पूरी होगी मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। चाचा ताऊ, किसी स्वाभिमानी आदमी के चरित्र को मार दो, वो आदमी स्वयं मर जाएगा। कहते हैं राजनीति में खेल भावना आती है तो उसका स्तर बेहतर हो जाता है, लेकिन खेल में अगर राजनीति हावी हो जाए तो खेल कम, खिलवाड़ ज्यादा होता है। क्या कुश्ती में भी अब यही हो रहा है? बात ऐसी करो जिसका आधार हो, नारियल की तरह हो कठिन ही भले,
लेकिन अंतस में मीठा भरा प्यार हो। आइए अब मैं आपको बताता हूं कैसे दो बड़े नेता, एक तरफ है टिकैत और दूसरी तरफ है बृजभूषण, दोनों आमने सामने। टिकैत आज खाट डालकर बैठ गए। टिकैत ने कहा इन सब का भूत उतारना पड़ेगा, इसके लिए कभी कभी मिर्ची का इस्तेमाल करना पड़ता है, इससे काम ना चले तो कुछ और भी करना पड़ता है। बृजभूषण कह रहे हैं चाचा ताऊ ऐसी बात करो जिसका कोई आधार हो। बच्चों ने यह कहानी क्यों बनाई है आपको बाद में पता चल जाएगा। टिकैत अब कह रहे हैं मोदी सरकार की नहीं तो क्या राहुल गांधी की आलोचना करें, क्योंकि टिकैत को भी एक टूल किट मिल गई है। बृजभूषण कह रहे हैं मैं आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं। बृजभूषण का कहना है उत्तर प्रदेश के पहलवानों के लिए जो विरोध कर रहे हैं वो तो पद्मश्री जैसे अवार्डी हैं और कई मेडल जीत चुके हैं। टिकैत कह रहे हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो हर हाल में, नहीं तो आगे और तेज लड़ाई होगी। हम कोई भी बड़ा फैसला करेंगे। बृजभूषण का कहना है जांच के बाद खुद खाप पंचायत में आ जाऊंगा मैं, गुनाहगार हुआ तो जूते मारकर जान ले लेना। टिकैत कह रहे हैं आंदोलन अब बहुत लंबा चलेगा, वैसे भी हमारे पास 13 महीने के आंदोलन का सर्टिफिकेट है। बृजभूषण ने कहा मैं पिछले 4 महीने से गाली खा रहा हूं, मेरी बात पर भरोसा न करें, लेकिन अपने बच्चों से पूछें क्या सच में मैं रावण हूं। आइए अब दोनों नेताओं को सुनिए आमने सामने। ये हार और जीत इस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। बात ऐसी करो जिसका आधार हो, जिसमें सिद्धांत हो और व्यवहार हो। नारियल की तरह हो कठिन ही भले, लेकिन अंतस में मीठा भरा प्यार हो। मेरे चाचा ताऊ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। चाचा ताऊ, इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है, इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। अब एक बड़ी बात यह कि आखिर किसान जो है, किसान कैसे पहुंच रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो ट्रक हैं जो आपने देखा होगा पहले अलग अलग बॉर्डर्स पर दिल्ली में ट्रक पहुंचे थे जिसमें भगोने, पतीला और ड्रम सब रखे थे। इसी तरह के ट्रक फिर से पहुंचे जंतर मंतर पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें जो प्रदर्शन हुए। खाप महिला इस प्रदर्शन में शामिल हुई है बुलावे के बाद। अब इनका कहना क्या है, ये क्या कह रहे हैं, आगे की तैयारी क्या है, ये कैसे इनको एक आंदोलन मिल गया है जिसकी उम्मीद कर रहे थे पहले से कि एक आंदोलन मिल जाए, एक प्रदर्शन मिल जाए जिसमें आकर ये अपनी आवाज बुलंद करें। क्या ये मोदी विरोध की टूल किट है? पहलवानों के समर्थन में किसान उतरे। टिकैत जंतर मंतर पर खापों की महापंचायत हुई। 70 से ज्यादा खाप पंचायतों की 5 घंटे बैठक हुई है। यूपी, पंजाब, हरियाणा के हजारों किसान इसमें पहुंचे और खापों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 20 मई से पहले आप बृजभूषण को गिरफ्तार कर लीजिए, 15 दिन में बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। 21 मई को दोबारा पंचायत की चेतावनी दे रहे हैं, हल न निकला तो देश भर में आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन जैसे प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं और बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली आने से जाम लग गया। आज टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़े। किसान प्रदर्शनकारी बढ़े तो परेशानी और बढ़ सकती है। दिल्ली में ट्रैफिक और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। खाप ने बैठक के बाद धरने का प्लान नया बनाया है। रोज एक गांव के किसान जंतर मंतर पर बैठेंगे, पहलवानों के साथ वो धरना प्रदर्शन करेंगे और पहलवान जंतर मंतर पर ही प्रैक्टिस करेंगे। सुनिए जरा अब किसान नेता क्या कह रहे हैं और पहलवान क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है।
हर देश की बेटी की लड़ाई है ये। हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम लड़ने को तैयार हैं। जो पहलवानों ने संघर्ष शुरू किया है, ये इसी तरह संघर्ष पहलवान चलाएंगे और हम सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे। चाहे खाप पंचायत है या किसान संगठन है, जितने भी लोग हैं हम इनको सहयोग देंगे और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि उस दुष्ट मंत्री का इस्तीफा लेकर उसको थाने में, जेल में बंद किया जाए। टिकैत इस प्रदर्शन में शामिल है। विरोधी एक बुनियादी सवाल कह रहे हैं, टिकैत कह रहे हैं कि अगर बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। बेशक, लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। एक तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई जरा। किसान आंदोलन के दौरान हत्या भी हुई थी, आपको याद होगा। टिकैत पर सवाल उठ रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान लाल किले तक पहुंचे किसान, हत्या हुई, रेप हुए, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन टिकैत ने आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई की पैरवी कभी नहीं की। देखिए जरा क्या क्या हुआ है, यह मैं आपको बताऊंगा। 3 किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ। यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। राकेश टिकैत खुद इस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। आंदोलन में हत्या, रेप, लूट जैसी वारदातें हुई और इन वारदातों पर टिकैत हमेशा खामोश रहे। सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की हत्या की गई, शव को बैरिकेड पर लटका दिया गया था। अगर तस्वीर आपके जहन में हो, 2 घंटे तक पुलिस शव तक नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार न करने की धमकी दी गई थी। तब राकेश टिकैत ने कुछ नहीं किया, जुबान सल गई। टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की के साथ रेप हुआ, प्रदर्शन में बैठी पीड़िता की मौत तक हो गई। राकेश टिकैत इस पर भी कुछ नहीं बोले। टिकरी बॉर्डर पर किसान को जिंदा जला दिया गया, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राकेश टिकैत तब भी खामोश रहे। आंदोलन में 15 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गईं, राकेश टिकैत चुप थे। तो सवाल विरोधी अब यह पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत आखिर चुनिंदा आंदोलन में आकर क्यों बैठते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं करनी सेना के नेता अमू। राकेश टिकैत जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग अब इन आंदोलन के समर्थन में जिस प्रकार से आने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर तो हत्या, रेप जैसे केस दर्ज हैं। एक गरीब ब्राह्मण की हत्या कर दी गई हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर। एक गरीब ब्राह्मण को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया। टेंटों के अंदर रेप करेंगे, व्यापारियों का अरबों खरबों रुपए का नुकसान करेंगे, सड़कों पर परमानेंट घर बनाएंगे। राकेश टिकैत साहब, ये घड़ियाली आंसू बहाने बंद करें, अपनी गिरबान में झांकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, पिछले दिनों फिल्म को लेकर एक बवाल चल रहा है। फिल्म है केरला स्टोरी। फिल्म पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। अब क्यों कह रहा हूं कि आज फिल्म को देखने के लिए कौन जा रहा है, आपको पता है। ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त हो रही। अगली तस्वीर दिखाई जरा। जेपी नड्डा पूरी टीम के साथ आज इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। अगली तस्वीर। असदुद्दीन ओवैसी फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के बीच कर्नाटक में चुनाव भी है। जरा पहले रिपोर्ट देखिए। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। फिल्म पर शुरू हो गया सियासी दंगल। Tell me, when exactly you joined ISIS? कांग्रेस ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया। बीजेपी ने कहा आतंकवाद का पर्दाफाश है। द केरला स्टोरीज रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी। अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। सियासी फायदे नुकसान को लेकर एक के बाद एक दांव खेला जा रहा है। कांग्रेस को फिल्म मुसलमानों की छवि बिगाड़ने वाली लग रही है,
को बीजेपी आतंकवाद के खिलाफ हथियार बता रही है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पीएफआई कहां बैन की गई है, कहां शोज नहीं लगने दिए गए, कहां टैक्स फ्री कर दी गई। स्टेट और स्टेट में सरकारों के हिसाब से एक्शन हुआ। केरल में बहुत से शो रद्द कर दिए गए। तमिलनाडु में फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी फिल्म बैन की जा सकती है। मध्य प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई, यानी टैक्स फ्री कर दी गई है, टिकट सस्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की मांग हो रही है। अब आइए आपको बताते हैं इस फिल्म को लेकर सियासत जबरदस्त हो रही है। कौन क्या कह रहा है इस फिल्म को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक रैली में जो बातें कही हैं वो ये बताती हैं कि कैसे फिल्म उस दौरान आई। बेशक कर्नाटक का चुनाव है, दूसरी तरफ अब विरोधी घिर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी बहुत चर्चा में। कुछ सालों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया। बम, बंदूक, पिस्तौल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन समाज को खोखला करने की आवाज सुनाई नहीं देती। कोर्ट ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई। कांग्रेस समाज को तहस नहस करने वाली प्रवृत्ति के साथ खड़ी है। ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से सौदा कर रही है और कांग्रेस को ऐसा करते देखकर मुझे चिंता होती है। पिनरई विजयन सीएम है, उन्होंने कहा फिल्म का मकसद राज्य के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इसका मकसद है। जिस तरह मुसलमानों को दिखाया गया, राजनीतिक फायदा पाने का प्रयास है फिल्म के जरिए। ओवैसी ने कहा एक झूठी पिक्चर बनाई गई है और जिससे मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाई जाए कि लोग सब आतंकी हैं, ये लोग सब आतंकी, इनकी महिलाएं ऐसा करती हैं। प्रधानमंत्री एक झूठी फिल्म को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर ने कहा केरल स्टोरी केवल एक फिल्म नहीं है, कई लोगों के चेहरे फिल्म से बेनकाब हो गए। आईसिस का चेहरा फिल्म ने सामने लाया है। फिल्म देखनी चाहिए, कैसे लोगों को बहलाया जाता है। भूपेश बघेल ने कहा जब जब चुनाव आता है तो इस तरह की फिल्में सामने आ जाती हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ये केवल एक फिल्म नहीं है, ये समाज में जो एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे जो अपने धर्म में बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाना चाहते हैं और आतंकवाद के रास्ते पे लगाना चाहते हैं, उनका चेहरा बेनकाब करने का काम द केरला स्टोरी में हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं वो इस फिल्म का विरोध करते हैं कि इस तरह का एक झूठी पिक्चर बनाकर जिसमें भारत के लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से एक नफरत को पैदा की जाए कि ये लोग सब आतंकवादी हैं, इनकी महिलाएं ऐसा करती हैं। भाई आइए अब मैं आपको बताता हूं, फिल्म रिलीज हो गई, सियासतदान इस पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन फिल्म अगर बेहतर है तो कमाई करेगी, नहीं बेहतर है तो फ्लॉप हो जाएगी। शुक्रवार को द केरला स्टोरी रिलीज हुई है। रिलीज से पहले फिल्म विवादों में आ गई। विवाद के बावजूद फिल्म की ओपनिंग धमाकेदार बताई जा रही है। पहले दिन फिल्म ने 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। अगले दिन यानी शनिवार को 40% कमाई में इजाफा हुआ है। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 11 करोड़ 22 लाख रुपए, सिर्फ 2 दिन में 19 करोड़ 25 लाख का बिजनेस किया है फिल्म ने। रविवार की एडवांस बुकिंग भी अच्छी खासी रही। अनुमान के और विवाद के बीच फिल्म अच्छी कमाई करेगी, अनुमान लगाया जा रहा है। अब मैं इस फिल्म के विवाद, फिल्म में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस बीच एक लड़की से मिलवाने जा रहा हूं, पीड़िता को, जो अपनी आप बीती सुना रही है, जिसका कहना है इस फिल्म की कहानी से मिलती जुलती उसकी अपनी कहानी। सुनिए। फिल्म में लव ट्रैप जिहाद में घुसकर 4 लड़कियों को क्या होती है इसके बारे में बोल रहे हैं। तो हमारे जीवन में आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन हुई है, वैचारिक परिवर्तन हुई है, मगर जो कुछ हम सफर कर रहे मीन्स व्हाट वी वर सफरिंग, वो अच्छे से वहां डिपिक्ट किए हैं। दैट वाज रियलिटी। कन्वर्शन होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद एक कन्वर्टेड विक्टिम को क्या होती है, जो कुछ वहां फिल्में किए हैं वो सही है। मैं और मेरी सहयोगियां सब लोग आश्रय समाजम के 20+ फुल लाइफ टाइम वर्कर्स हैं। हम वापस आए
हैं, इसी तरह की वैचारिक परिवर्तन से वापस आए लड़कियां हैं। हम आंसू भरी आंखों से देख रहे थे फिल्म, क्योंकि हमारे जीवन की एक पोर्शन वहां दिखा रहे हैं क्या होती है कन्वर्शन के बाद इसके ऐसे। तो सही है, ऐसे इन दैट वे कन्विंस कर रहे थे कि हाँ, अल्लाह के बिना कोई देवता नहीं है। श्रुति को आप सुन रहे थे जो अपनी आप बीती बता रही हैं। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए।